अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 गजा की पॉलिटिकल और जिहादी तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर 5000 रॉकेट्स बरसाए जाते हैं और साथ ही साथ बहरी और फिजाई रास्तों से हमास के फाइटर्स बोट्स और पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइली टेरिटरी में घुसते हैं। इस शदीद हमले के नतीजे में तकरीबन 2500 इसराइली हलाक हो जाते हैं और 200 से ज्यादा इसराइलियंस को बंदी बना लिया जाता है, जिनमें कुछ लोग डुअल नेशनलिटी होल्डर्स भी थे और साथ ही साथ कुछ लोग इसराइली हाई कमांड ऑफिसर्स भी थे। हमास का ये हमला गुज़िश्ता होने वाली अरब इसराइल वार्स के बाद सबसे शिद्दत का हमला था और इसराइल ने इस अटैक को अपनी तारीख का वर्स्ट डिजास्टर करार दे दिया है। 7 अक्टूबर के इस हमले के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह डिक्लेयर किया है कि अब इसराइल हालत जंग में है। इस हमले के बाद इसराइल ने अपने सेल्फ डिफेंस की आड़ में गजा की पट्टी पर शदीद तरीन बमबारी की है, जिसके नतीजे में हजारों की तादाद में फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और हलाक होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। एक बात कि जिसने लोगों को हैरत में मुब्तला किया हुआ है कि आखिर क्यों हमास ने इसराइल पर हमला किया, क्योंकि इस बात का अंदाजा कोई भी सही तरह से नहीं लगा पा रहा है और इसराइली गवर्नमेंट पर यह तनकीद की जा रही है कि ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की जानिब से 17 अक्टूबर को अपने स्टाफ को एक लेटर सेंड किया जाता है कि जिसमें वो इस तमाम इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, लेकिन मामलात इतने आसान नहीं है। इजिप्ट की जानिब से भी ये खबर आती है कि हमने इसराइल को हमले से 6 दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हमास की एक्टिविटीज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और वो कुछ बड़ा करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर इसके बावजूद भी इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया जाता है। गजा में मौजूद हमास की जानिब से बिछाया जाने वाला सुरंगों का जाल असल में इसराइल के लिए दर्द सर है, क्योंकि गजा स्ट्रिप का इसराइल ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया है और किसी को इसराइली आर्मी की मर्जी के बगैर ये इलाका छोड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमास के लोग जेर जमीन सुरंगों की मदद से अपनी तमाम तर एक्टिविटीज अंजाम देते हैं। आपको बताता चलूं कि गजा दुनिया के टॉप डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है, क्योंकि इसकी मजमूई आबादी तकरीबन 2.3 मिलियन है, जबकि इसका रकबा सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है। गजा स्ट्रिप को इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। हमास के बकौल के इनकी इस अटैक के पीछे जो मोटिवेशन थी वो इसराइली पॉलिसीज की वजह से थी, क्योंकि चंद अरसा कबल मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से वायलेंस देखने को मिला था और साथ ही साथ इसराइली सेटलमेंट्स में तेजी के साथ तुसी हो रही थी और ये तमाम इकदामात हमास को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थे। दूसरी तरफ यूएस ने इसराइल को खुली इजाजत दे दी है कि इसको मुकम्मल आजादी है कि वो जिस तरह से मर्जी हमास के खिलाफ अपना डिफेंस करे। अब हमास के हवाले से किसी मॉरल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इस सब के नतीजे में बरसों से जुल्म की चक्की में पिसते हुए फलस्तीनी निहत्थे शहरियों पर एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी और इसराइल की बमबारी के नतीजे में तकरीबन 4200 फलस्तीनी लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े और दूसरी तरफ तकरीबन 2500 जूस यानी कि यहूदी भी हमास की बमबारी में हलाक हुए। इसराइल का अपने इन शहरियों की हलाकतों पर जो रवैया था वो बिल्कुल बजा था, लेकिन यही कुछ वो पिछले 75 साल से मजलूम फलस्तीनी लोगों के साथ भी करता आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इसराइल से शदीद रिस्पांस के खतरे के बावजूद भी हमास ने इसराइल पर हमला किया। बहुत सारे ऑफिशियल्स और एनालिस्ट के मुताबिक इस हमले की मुमकिना वजह फलस्तीन को नजरअंदाज करके इसराइल के पड़ोसी अरब ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरेबिया के दरमियान इसराइल से जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, इसराइल को तस्लीम करने का बयानिया सामने आ रहा था। ये एक मुमकिना वजह है, क्योंकि अब ये ममालिक अपने जाती मफादात को फलस्तीन के लिए कुर्बान करके थक चुके थे, मगर दूसरी तरफ हमास को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मसला फलस्तीन को हल किए बगैर अरब ममालिक किसी तरह से इन पर लोगों को तस्लीम करें। और अगर गौर किया जाए तो ये बात समझ में भी आती है कि हमास इस वजह की बुनियाद पर यकीनन हमला कर सकता है और इससे बिलाखिर फायदा भी हुआ है। सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया है कि अभी फिल वक्त इसराइल नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को भूल जाए और बज़ाहिरन ये हमास की जानिब से आलमी सतह पर अपनी आवाज उठाने के लिए आखिरी और शदीद कोशिश थी, जो कि एक हद तक कामयाब भी हो गई है। लेकिन इसका नुकसान भी आम फलस्तीनी लोगों को शदीद तरीके से उठाना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन लोग, जिनमें आधे तो बच्चे हैं,
बे घर हो गए हैं। हमास की जानिब से ये इकदाम कि जिसमें इन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, आलमी सतह पर फलस्तीन के मसले को उभारने की एक आखिरी कोशिश थी। इसराइली गवर्नमेंट खुद भी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि अभी चंद अरसा पहले इसराइली गवर्नमेंट ने जुडिशरी को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन चार्जेस लगाए गए थे। सब के नतीजे में इसराइली अवाम सड़कों पर निकल आई और एक बहुत बड़ा एहतजाज देखने को मिला। ये ऐसे कुछ मामलात थे कि जिसकी वजह से इसराइली गवर्नमेंट अपने अंदरूनी मामलात में उलझी हुई थी, और यही वो टाइम था कि जिसमें हमास को इसराइल पर हमला करने का मौका मिला, क्योंकि ये वो टाइम है कि जब इसराइल में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी चल रहा है और लोग ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट से इख्तलाफ कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान को छोड़कर रूस और चाइना ने भी इसराइल के गजा पर इन इक़दाम की खुलकर मजम्मत की है, जबकि वो ईरान को इस सब मामले में बैक भी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और जबकि रूस अमेरिका से यूक्रेन वाला बदला लेना चाहता है। इधर ईरान भी पूरी तरह से प्रॉक्सी वार छेड़ने का इरादा रखता है और इसके लिए वो लेबनान की हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार्स का एक माहिर खिलाड़ी है। हिजबुल्लाह की जानिब से कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स हैं और तकरीबन 5000 फुली ट्रेन कमांडोज भी रेडी हैं। अब इंतजार सिर्फ इस चीज का किया जा रहा है कि इसराइल ने गजा पर ग्राउंड ऑपरेशंस का इरादा बना रखा है, और ईरान ने भी अलर्ट कर दिया है कि इसराइल ने अगर ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट किए तो उसको 3 से 4 फ्रंट से नुकसान उठाना पड़ेगा, और ईरान ग्राउंड ऑपरेशंस के मामले में किसी सूरत इसराइल को माफ नहीं करेगा। ये सूरत हाल तो गजा के बाहर की है, जबकि गजा के अंदर हमास भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमास के पास तकरीबन 40,000 जंगजू हैं जिनको अपने इलाके में रहकर जंग करनी है, जबकि दूसरी तरफ रिजर्व में एक ऐसी फौज है कि जिसका एक्सपीरियंस पत्थर उठाए फलस्तीनियों के साथ हुआ है और वो इन्हीं निहत्थे लोगों पर अपनी बहादुरी दिखाते रहे हैं। अलबत्ता इसराइली फोर्सेस के कुछ 1-2 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि हाईली ट्रेंड हैं। दोस्तों, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस किसी कदर आसान नहीं होने वाले। हमास हर मुमकिन हद तक मैक्सिमम नुकसान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब तमाम मामलात इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस पर मुश्तमिल हैं। जैसे ही इसराइल ग्राउंड ऑपरेशंस का आगाज करेगा, ये जंग एक ना खत्म होने वाले और खतरनाक मरले में दाखिल हो जाएगी, जिसमें फिर ये इसराइल फलस्तीन की हदूद से निकलकर आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, कि जिसके नतीजे में फलस्तीन और ईरान के इत्तेहादी एक तरफ और इसराइल अमेरिका के इत्तेहादी एक तरफ। और अगर मामलात पर गौर किया जाए तो इसराइल किसी सूरत रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अस्पतालों और स्कूलों को खाली करने का ऐलान कर दिया है। और हाल ही में इसराइल ने एक हॉस्पिटल पर बमबारी भी की है, जिसके नतीजे में तकरीबन 500 लोग हलाक हो गए हैं और हजारों की तादाद में जख्मी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।